Hello, this is Shobit. I welcome you all to the YouTube channel Law Putra, and I am discussing about today cabinet ministers. Cabinet ministers are a very good part of our Council of Ministers. मंत्री मंडल जो होता है, जिसे अंग्रेजी में कैबिनेट मिनिस्टर्स कहा जाता है कलेक्टिवली, वो मंत्री परिषद का एक बहुत ही मुख्य पार्ट होते हैं. हमारे देश में जो व्यवस्था है उसके अनुसार 3 तरीके के मंत्री हमारे देश में कार्य करते हैं. पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसके बाद उप मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री. हमारा जो बेसिक है वो है केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में. सो लेट्स वी स्टार्ट द टॉपिक. ओके, कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में जो बताया गया है, या टोटल जो पूरी मंत्री परिषद है उसके बारे में हमारे आर्टिकल में बताया गया है, जिसका नंबर है आर्टिकल 75, जो कि राज्य केंद्र सरकारों के बारे में है, और राज्य सरकारों के बारे में है आर्टिकल 162 में. ओके, आर्टिकल 74 जो है वो भी थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्राइब करता है. सबसे पहले उसके बारे में जानते आइए. आर्टिकल 74 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो कहता है कि राष्ट्रपति अपने कार्यों में सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करेगा. जैसा कि हम जानते हैं, राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियां होती हैं, बहुत सारी पावर्स उसके पास होती हैं, जिनका इस्तेमाल वो मंत्री परिषद की सलाह से करता है. तो फर्स्ट मंत्री परिषद उसको सलाह देने के लिए होती है. देन 75 का फर्स्ट जो है वो कहता है कि राष्ट्रपति गठन के बारे में बताया गया उसमें कि राष्ट्रपति सबसे पहले लोकसभा में मेजोरिटी के आधार पर प्रधानमंत्री बनाएगा, एंड देन फिर वो प्रधानमंत्री की सलाह से सभी के सभी जो मंत्री परिषद है उसका गठन करेगा उसकी सलाह के अनुसार. एंड देन 75 जो है उसका सेकंड कहता है कि मंत्रीगण जो होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक वो चाहे, अपने पद को ग्रहण करेंगे. देन नेक्स्ट 75 का थर्ड क्लॉज कहता है कि लोकसभा की जो उत्तरदायित्व है, मतलब जो उनका उत्तरदायी होना है, कौन उनके लिए लायबल है, वो केवल लोकसभा के प्रति लायबल है. सदन का जो निचला सदन होता है संसद का, वो केवल उसके लिए दायी होता है. अपर हाउस, जिसको कि राज्यसभा कहा जाता है, उसके लिए वो दायी नहीं होते. 75 का जो फोर्थ है वो कहता है कि जब जितने भी मंत्री परिषद में मंत्री होंगे वो सभी के सभी तृतीय अनुसूची के अनुसार अपना पद ग्रहण करने से पहले एक शपथ ग्रहण करेंगे जो तृतीय अनुसूची में दी गई है. उसके बाद वो अपना पद ग्रहण करते हैं. देन नेक्स्ट एक बहुत बड़ा प्रश्न है, सभी के सामने वो प्रश्न होता है कि क्या कोई आम आदमी भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है. 75 जो आर्टिकल है उसका 5th सब क्लॉज कहता है, क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री जिसको रेकमेंड कर दे, लेकिन उसके बाद उसे विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अपनी सदस्यता दिखानी होती है लोकसभा या राज्यसभा में. उसमें उसको एक मतलब पूर्ण सदस्य बनना पड़ता है. बेसिकली जो मंत्री बनाए जाते हैं वो लोकसभा से बनाए जाते हैं, क्योंकि वो सभी लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं पब्लिक का, और इसीलिए बेसिकली उनको प्रेफरेंस दी जाती है मंत्री परिषद में शामिल होते समय. राज्यसभा में आम जनता का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, तो उनको कम प्रायोरिटी दी जाती है. देन नेक्स्ट, अब उनके दायित्व क्या होते हैं. जितने भी पूरी की पूरी मंत्री परिषद होती है उसमें 2 तरीके के दायित्व बनाए जाते हैं. एक तो सामूहिक दायित्व और एक वैयक्तिक दायित्व. सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है उनका वो ये होता है कि जब भी कैबिनेट में किसी बात पर चर्चा हो तो सबसे पहले सारे लोग उस पर राजी हो जाते हैं. अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर है और वो उस चीज के लिए राजी नहीं होता, उससे एग्री नहीं होता, तो उसको बाद में जब कोई किसी वजह पर, किसी कारण से लोकसभा उसको उत्तरदायी ठहराती है, तो पूरी की पूरी कैबिनेट को ही उत्तरदायी ठहराया जाएगा. ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति डिसएग्री कर दे, एक मंत्री डिसएग्री कर दे कि एट दैट टाइम आई वाज नॉट एग्री विद दैट. अगर वो एग्री नहीं है तो ओनली देन एक ही ऑप्शन उसके पास बचता है कि वो उस बात से त्यागपत्र दे दे, अन्यथा वो लायबल तो होगा. ये कलेक्टिव लायबिलिटी उनकी होती है. ये इसलिए है ताकि पूरी कैबिनेट में एकता बनी रहे और सभी एक साथ एक मत होकर कार्य करें. देन पर्सनल लायबिलिटी जो होती है उसकी ये होती है कि जो भी कैबिनेट मिनिस्टर अपना मंत्रालय है उसका हेड है, अगर किसी वजह से उसका कोई भी कर्मचारी, चाहे वो सेक्रेटरी से लेके एक पियोन तक का कर्मचारी हो, कुछ कार्य करता है, तो उसके लिए उस ही कैबिनेट मिनिस्टर को लायबल ठहराया जाएगा, किसी और कैबिनेट मिनिस्टर को नहीं. ये उसका वैयक्तिक दायित्व ये होता है. ये इसलिए होता है ताकि वह अपनी कार्य को जिम्मेदारी से करे और समय समय पर निगरानी रखे कि उसकी मंत्रालय जो है वो किस विषय में कार्य कर रही है. देन नेक्स्ट
अब हमने जान लिया कैसे उनका सिलेक्शन होता है, कब तक वो नियुक्त रहते हैं। अब उनको पद से हटाया कैसे जा सकता है? तो या तो एक मंत्री कैबिनेट को हटाया जाता है या फिर पूरी कैबिनेट को ही हटाया जा सकता है। तो फर्स्ट एक सिंगल को कैसे हटाया जाता है? कोई भी प्रधानमंत्री जिस भी समय चाहे वो किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को हटा सकता है राष्ट्रपति को सलाह देकर। एक भीमराव अंबेडकर साहब का बहुत फेमस कोट है जिसमें वो ये कहते हैं कि कोई भी मंत्री तभी तक मंत्री पद पर रहता है जब तक प्रधानमंत्री चाहे, जब भी वह चाहे उसे उसके पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री का यह कदम अनुशासन और एकता को बनाए रखने के लिए होता है ताकि आपस में वैमनस्य ना हो और कोई प्रधानमंत्री का उसकी क्रियाओं में, उसकी योजनाओं में विरोध ना करे। नेक्स्ट, पूरी मंत्रिमंडल को कैसे हटाया जाता है? पूरी मंत्रिमंडल को हटाया जब जाता है जब लोकसभा उसको समर्थन नहीं देती है, तो उसे कभी भी राष्ट्रपति अपने पद से हटा सकता है, या बेसिकली मंत्रिमंडल को त्यागपत्र दे देना चाहिए जब वो लोकसभा का समर्थन खो दे। एक नया क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि अगर पूरी मंत्रिमंडल का लोकसभा का तो समर्थन प्राप्त है लेकिन जनता का समर्थन उसने खो दिया है, देन व्हाट? अगर पूरी मंत्रिमंडल ने जनता का समर्थन खो दिया है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा बिना प्रधानमंत्री की सलाह से नहीं हटाई जा सकती। प्रधानमंत्री उनको सलाह देगा एंड देन तब वो उनके पद से हटाए जा सकते हैं। दिस इज द फॉर्म एज मिस्टर स्मिथ एक बहुत बड़े इतिहास शास्त्री थे और उन्होंने संविधान शास्त्री थे, उन्होंने इस बारे में बताया। देन इतना ही लगभग उसके बारे में बताया जा सकता है। कैबिनेट मिनिस्टर बाकी द टॉप मोस्ट पार्ट होते हैं अपनी मंत्रिमंडल के, पूरे मतलब जो मंत्री परिषद होती है, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो अपने मंत्रालय का हेड होता है, उससे अपर मोस्ट कोई नहीं होता। आपने कभी नहीं सुना होगा कि राज्य मंत्रियों की या उप मंत्रियों की बैठक होती है। बेसिकली कैबिनेट मिनिस्टर्स की बैठक होती है और वो ही सारे निर्णय लेते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, कैबिनेट मिनिस्टर्स। दिस इज शोभित ठाकुर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।